हेलो एवरीवन। तो आज हम हमारा इतिहास में लेसन 14 रीड करेंगे। तो लेसन 14 है मुगलकालीन समाज एवं संस्कृति। मुगलों के शासनकाल में देश में सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। भारत के विभिन्न भागों तथा अलग अलग धर्मों और नस्लों के लोगों ने अनेक प्रकार से सांस्कृतिक विकास में योगदान दिया, जिससे एक नई संस्कृति का विकास हुआ। सबसे पहले है सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति। तो भारत में मुगलों के आगमन से यानी कि उनके आने से सामाजिक जीवन पद्धतियों में बदलाव आया। जातीय व्यवस्था के अंदर ही नई जातियों और उपजातियों का उदय हुआ। मुगल काल में सम्राट और उसका परिवार सर्वोपरि था। उसके उपरांत दूसरे वर्ग में उलेमा यानी कि पवित्र धार्मिक व्यक्ति, सैयद, शेख आदि थे। द्वितीय वर्ग में ही मुस्लिम अमीर, अधीनस्थ राज्यों के शासक, जमींदार, जागीरदार आदि थे। मध्यम वर्ग में अध्यापक, हकीम, ज्योतिषी, कवि, व्यवसायी, कोतवाल, चौकीदार, काजी, चौधरी आदि थे। तत्पश्चात भूमिहीन, कृषक, श्रमिक, दरिद्र, निसहाय, दास आदि की श्रेणी थी। हिंदू समाज जातियों और उपजातियों में विभाजित था। समाज में ब्राह्मणों का स्थान प्रमुख था। मुगल शासन में इस वर्ग के लोगों को अनुदान, उपहार और राजाश्रय प्राप्त था। तत्पश्चात क्षत्रियों का वर्ग था। उनको प्रशासन और सेना में महत्वपूर्ण पदों पर योग्यता के अनुसार स्थान मिला। तृतीय वर्ग में वैश्य थे। व्यापारिक समुदाय में उनकी महत्वपूर्ण स्थिति थी। समाज के निम्न स्तर के लोग चौथे वर्ग में थे। इसमें पेशेवर समूह भी सम्मिलित थे। मुगलों के आगमन से पर्दा प्रथा अधिक व्यापक हुई। स्त्रियां पुनर्विवाह या पिता की संपत्ति में हिस्से का दावा नहीं कर सकती थीं। मुगल काल में जहां शासक वर्ग शान शौकत के साथ जीवन व्यतीत करते थे, वहीं दूसरी ओर किसान, दस्तकार तथा श्रमिक अत्यंत गरीबी में अपना जीवन यापन करते थे। मुगल काल की संपन्नता का आधार किसानों एवं श्रमिकों की मेहनत थी और उन्हीं के घर दरिद्रता बसती थी। सांस्कृतिक समन्वय। मुगल शासन के अधीन भारत में स्थापत्य, चित्रकारी, साहित्य एवं संगीत का विकास हुआ। इस दृष्टि से मुगल काल को गुप्त काल के बाद उत्तर भारत का दूसरा स्वर्ण काल कहा जा सकता है। मुगल अपने साथ तुर्क, ईरानी संस्कृति लाए थे, जिनका भारतीय परंपराओं के साथ मिश्रण हुआ। यहाँ देख सकते हैं, ये है यहाँ पर स्थापत्य कला का नमूना। मुगलों ने भव्य किलों, आकर्षक राजमहलों, दरवाजों, इमारतों, मस्जिदों, बावलियों आदि का निर्माण कराया। मुगल शहंशाहों ने यानी कि जो मुगल शहंशाह थे, उन्होंने कई किले बनवाए। तो उन्हीं के द्वारा बनवाया गया एक किला है जिसमें मुगल तथा भारतीय शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर जो है मुगल और भारतीय दोनों ही शैलियों का मिश्रण दिखाई देता है। इन किलों में अधिकतर लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। महलों में स्थानीय गुजराती, बंगाली तथा फारसी शिल्पकला का मिश्रण देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, ये है जोधाबाई महल का छज्जा गुजरात शैली में। इनमें छज्जों और सुंदर छतरियों का इस्तेमाल किया गया है। इनकी दीवारों और छतों की सजावट में फारसी या मध्य एशियाई प्रभाव देखा जा सकता है। ये यहाँ पर शाहजहां द्वारा बंगला शैली में एक निर्मित आगरा किले का एक छज्जा है। उसके बाद यहाँ ये देख सकते हैं, ये है हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है। कई इमारतों में सफ़ेद तथा लाल बलुआ पत्थरों का प्रयोग किया गया है। ये अकबर का मकबरा है सिकंदरा, जो कि आगरा में है। मुगल शहंशाहों ने इमारतों को सजाने के लिए अर्ध बहुमूल्य पत्थर जैसे कि नीलमणि, फिरोजा आदि का प्रयोग फूल पत्तियों की आकृतियों तथा ज्यामितीय आकारों को बनाने के लिए किया। सजावट की इस पद्धति को पिएत्रा द्यूरा, एक प्रकार की नक्काशी कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, ये पिएत्रा द्यूरा एतमादुद्दौला का मकबरा है। कुछ इमारतों में अरबी भाषा में कुरान की आयतें देखने को भी मिलती हैं। तो यहाँ देख सकते हैं, ये है पिएत्रा द्यूरा ताजमहल में। इनकी इमारतों की विशेषता इनके विशाल गुंबद, मेहराब, दरवाजे तथा ऊंचे चबूतरे हैं। तो ये कुरान की लिखी आयतें हैं ताजमहल में। हवा के लिए बनाए गए पंचमहल की सपाट छत को सहारा देने के लिए विभिन्न स्तंभों का, जो विभिन्न प्रकार के मंदिरों के निर्माण में प्रयोग किए जाते थे, इस्तेमाल किया गया है। मुगलों ने जल स्रोतों से युक्त कई सुनियोजित बगीचे भी लगवाए। जगह जगह सुंदर फव्वारे भी थे। कुछ मुगल बगीचे जैसे कश्मीर में निषाद बाग, पंजाब का पिंजौर बाग और लाहौर का शालीमार बाग प्रसिद्ध है। बहते पानी का उपयोग करना मुगल काल की विशेषता थी। तो ये शालीमार बगीचा है जो कि लाहौर में है। चित्रकारी के क्षेत्र में मुगलों ने विशिष्ट योगदान दिया। उन्होंने भारतीय जीवन से जुड़े प्रसंग तथा प्राकृतिक दृश्यों का चित्रकारी में समावेश किया, जैसे दरबार, शिकार तथा युद्ध के दृश्यों का।
उन्होंने फारसी कथाओं को चित्रित करने के अलावा महाभारत के फारसी अनुवाद, ऐतिहासिक रचना अकबरनामा तथा दूसरी पुस्तकों को चित्रों से सजाया। उन्होंने भारतीय रंगों जैसे कि मयूरी, नीले रंग तथा लाल रंग का अधिक प्रयोग किया। मुगलों ने अपनी चित्रकारी में ईरान शैली के सपाटपन के स्थान पर भारतीय कूंची की गोलाई का प्रयोग किया, जिससे त्रिआयामी चित्र बनने लगे। यहाँ पर देख सकते हैं, ये है दरबार दृश्य की चित्रकारी की गई है जो कि अकबरनामा में दिखाई गई है। तैमूर घराने के राजकुमार शीर्षक से बनाया गया चित्र हुमायूं के काल की अनुपम देन है। यह चित्र जो है 1.15 वर्ग मीटर कपड़े पर बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह मंगोल परंपरा की देन है, जिसमें तंबुओं पर वे चित्र बनाया करते थे। अकबर के अधीन पुर्तगाली पादरियों ने दरबार में यूरोपीय चित्रकारी का समावेश किया। उनके चित्रों में दूर दिखने वाली आकृतियों को छोटा दर्शाने के सिद्धांत को अपनाया गया। इसमें आकृतियां अपने सही परिप्रेक्ष्य में सामने आती थीं। जहांगीर के काल में चित्रकारी विकास की बुलंदियों तक पहुंची। जहांगीर के शासनकाल में मनुष्य की एकल आकृतियों और पशुओं की आकृतियों के चित्रण में विशेष प्रगति हुई। तो देख सकते हैं, ये है मंसूर द्वारा बनाया गया जैबरा का चित्र। राजस्थानी शैली की चित्रकारी में पश्चिम भारतीय या जैन शैली की पूर्ववर्ती परंपराओं का मिश्रण चित्रकारी की मुगल शैलियों के साथ किया गया। इसमें पुराने विषयों का भी समावेश किया गया है। इस प्रकार इस शैली की चित्रकारी में शिकार के दृश्यों के अलावा राधा कृष्ण के प्रेम लीला, 12 मासा अर्थात वर्ष के विभिन्न मौसम और रागों के चित्रण को भी स्थान दिया गया। पहाड़ी शैली में भी इन परंपराओं को जारी रखा। संगीत सांस्कृतिक जीवन का एक और क्षेत्र था जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों ने एक दूसरे से सहयोग किया। प्रसिद्ध गायक तानसेन अकबर के नवरत्न में से एक थे। ध्रुपद गायन शैली में पारंगत तानसेन ने रुद्रवीणा नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था। तानसेन को अनेक रागों की रचना का श्रेय दिया जाता है, जैसे कि मियाँ की मल्हार, मियाँ की तोड़ी, मियाँ की सारंग आदि। आईने अकबरी में 36 संगीतकारों के नाम हैं। औरंगजेब दरबार द्वारा आयोजित संगीत को पसंद नहीं करता था, परंतु वह कुशल वीणा वादक था। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई। साहित्य का विकास। मुगल शासक साहित्य प्रेमी थे। उन्होंने विद्वानों और साहित्यकारों को राज्य के संरक्षण दिया। इस काल में भी फारसी ही राजभाषा थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी तुर्की में लिखी। इस काल में गुलबदन बेगम, अबुल फजल बदायूनी, मोहम्मद कामगार, अब्दुल हमीद लाहौरी आदि ने फारसी में रचनाएं लिखी। अकबर ने अथर्ववेद, महाभारत, हरिवंश पुराण तथा रामायण का फारसी में अनुवाद कराया। शाहजहां का पुत्र दारा शिकोह फारसी और संस्कृत का विद्वान था। उसके सहयोग से उपनिषद और भगवद गीता का फारसी में अनुवाद किया गया। अकबर के समय में हिंदी कविता का सर्वाधिक विकास हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम खान खाना, नंददास उसके काल के प्रमुख कवि थे। महाभारत का अनुवाद बदायूनी द्वारा रज्मनामा नाम से किया गया। इसी काल में स्थानीय कवि भी उभरे, जैसे तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई। यातायात। मध्यकाल में यातायात के लिए 2 साधन प्रयुक्त होते थे। माल व सामान सड़क मार्ग से आता जाता था। इन मार्गों पर दोनों तरफ छायादार वृक्षों की कतार होती थी। यात्रियों की सुविधा के लिए स्थान स्थान पर सराय या विश्राम गृह होते थे। व्यापार हेतु जलमार्ग का भी प्रयोग किया जाता था। कश्मीर, बंगाल, सिंध, वर्तमान उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में नदी या जलमार्ग अधिक प्रयुक्त होता था। व्यापार। 17वीं शताब्दी के बाद में भारत में व्यापार प्रसार के कई कारण थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शासन के अंतर्गत देश की राजनीतिक एकता तथा बड़े क्षेत्र में शांति और व्यवस्था की स्थापना थी। मुगलों ने सड़क और सरायों के निर्माण की ओर भी ध्यान दिया, जिससे यातायात में बहुत सुविधा हो गई। साम्राज्य में किसी भी वस्तु के आयात के लिए समान कर निर्धारित किए गए। मुगलों ने शुद्ध चांदी के रुपयों का प्रचलन आरंभ किया, जिसकी सारे भारत में ही नहीं वरन विदेशों में भी मान्यता थी। इससे भारत के व्यापार को और भी बढ़ावा मिला। इस काल में भारत में
महत्वपूर्ण व्यवसाय था कपड़े बनाना। सूती कपड़े तैयार करने के केंद्र देश भर में थे। इनमें प्रमुख थे गुजरात में पाटन, उत्तर प्रदेश में बनारस और जौनपुर, बिहार में पटना और उड़ीसा एवं बंगाल के बहुत से गांव। ढाका जिला विशेष रूप से अपने मलमल के महीन कपड़े के लिए प्रसिद्ध था। कपड़ों के रंगने का व्यवसाय भी उन्नत था। शॉल तथा गलीचा बुनने के व्यवसायों ने अकबर के संरक्षण में उन्नति की। एक और कारण जिससे भारत का व्यापार बढ़ा वह था 17वीं शताब्दी के आरंभ में अंग्रेज तथा डच व्यापारियों का भारत आना। भारत के व्यापारियों ने इनका स्वागत किया क्योंकि इनसे समुद्र व्यापार पर पुर्तगालियों के एक अधिकार को समाप्त करने में सहायता मिली और भारत का यूरोपीय बाजारों के साथ सीधा संपर्क स्थापित हो गया। कालीकट, मछलीपट्टनम, हुगली, श्रीपुरा, चटगांव इस समय के समृद्ध बंदरगाह थे। यहाँ से भारतीय माल अफ्रीका के समुद्र तट, दमिश्क और सिकंदरिया तथा यूरोप के विभिन्न देशों को ले जाया जाता था। साथ ही ये माल चीन, लंका, इंडोनेशिया एवं भारतीय टापुओं को जाता था। इन वस्तुओं में गुड़, चीनी, मक्खन, रुई से निर्मित वस्तुएं, अनाज, तेल, बाजरा, ज्वार, चावल, नील, सुगंधित पदार्थ, कपूर, लौंग, नारियल, चंदन की लकड़ी, अफीम, काली मिर्च, लहसुन प्रमुख थी। इसी प्रकार सोना मुख्यतः द्वीप समूहों चीन, जापान, मोरक्को आदि से तथा मूंगा व अन्य रत्न फारस व अरब के राज्यों से आते थे। पारा, लिस्बन से सीसा, ऊनी वस्त्र, सिल्क, साटन के कपड़े यूरोप से आते थे। जहाँ तक थलमार्क के व्यापार की बात है, मध्य एशिया, तिब्बत एवं अफगानिस्तान से मेवे तथा फल, हींग, कस्तूरी, सोना, तांबा, सीसा, शहद, सुहागा, मोम, पक्षी एवं घोड़े आयात किए जाते थे। इसी तरह देश के भीतर आंतरिक व्यापार भी उन्नत था। प्रत्येक गांव में एक छोटा बाजार होता था। कस्बे के बड़े बाजार समय समय पर लगते थे। फेरी लगाने वाले भी अच्छा व्यापार करते थे। बंजारे दूरस्थ प्रदेशों तथा सेनाओं की आपूर्ति का काम करते थे। कई बार हमें बड़े काफिलों का उल्लेख मिलता है जिसमें माल 40,000 बैलों के ऊपर लदा रहता था। सेना, राजस्व, व्यापार तथा कृषि कार्य में सल्तनत काल एवं मुगल काल में क्या अंतर दिखाई देता है, चर्चा कीजिए। तो मुगल काल का यहाँ पर मूल्यांकन है। संस्कृति, मुगल शासकों ने भारत में सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस दिशा में भक्ति और सूफी संतों के उपदेश का भी जनता पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। सूफी संतों ने मानव को शांति व भाईचारे का संदेश दिया। इससे हिंदू मुस्लिम एक दूसरे के निकट आए। सूफी संतों में शेख सलीम चिश्ती, मखदूम शेख, अब्दुल कादिर, शाह हुसैन, शेख अब्दुल हक, शेख मोहम्मद गौरी, शेख अहमद सर और शाह वली उल्लाह मुख्य हैं। इस काल के भक्ति संतों में सर्वप्रथम गुरु नानक देव हैं। उन्होंने महान सूफी संत शेख फरीद के साथ सत्संग किया। नानक ने जातीय भेदभाव तथा बाह्य आडंबर समाप्त करने का प्रयास किया। इसी काल में तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, मलुकदास, दादू दयाल, रज्जब तथा चैतन्य महाप्रभु आदि भक्ति संत हुए। इसी काल में चैतन्य, कबीर जैसे संतों ने देश के विभिन्न भागों में इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच अनिवार्य एकता पर बल दिया और धार्मिक पुस्तकों के शाब्दिक अर्थों के बजाय प्रेम तथा भक्ति पर आधारित धर्म पर बल दिया। मुगल बादशाह सभी धर्मावलंबियों को एक समान देखते थे। हुमायूं सूफी संतों से धार्मिक विचार विमर्श करते थे। अकबर ने प्रशासन में योग्यता अनुसार सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया। अकबर ने अपनी प्रजा को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की। अधिकांश मुगल बादशाहों ने हिंदू मंदिरों और मठों को अनुदान दिया। मुगल शासकों ने संस्कृत साहित्य का फारसी में अनुवाद करके स्थानीय भाषाओं के साहित्य को संरक्षण देकर धार्मिक सहिष्णुता की अधिक उदार नीति अपनाकर और दरबार तथा सेना में हिंदुओं को महत्वपूर्ण पद देकर हिंदुओं और मुसलमानों में पारस्परिक समझ पैदा करने की कोशिश की। सूफी संतों के आगमन ने धीरे धीरे हिंदू धर्म तथा इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों की बेहतर समझ पैदा की और यह बताया कि दोनों में काफ़ी कुछ समानता है, यानी कि दोनों धर्म में काफ़ी समानताएं हैं। इससे पारस्परिक सद्भावना और सहिष्णुता की भावना का विकास हुआ। उन्होंने क्षेत्रीय भाषा और साहित्य के विकास में भी योगदान दिया। प्राचीन भारत में विदेशी धर्म प्रचारक भारत में धर्म प्रचार के लिए आए तथा भारतीय धर्म प्रचारक भी विदेशों में भेजे गए थे। मुगल काल में भी बाहर से विदेशी धर्म प्रचारक भारत में आए। तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी, मध्यकालीन भारत में वार्षिक कैलेंडर के निर्धारण
प्रमुख पर्वों, त्योहारों, ग्रहणों एवं ज्योतिष ग्रहों व नक्षत्रों के निर्धारण में खगोल की उपयोगिता थी। शेरे मंडल की तीसरी मंजिल पर हुमायूं की विकसित वेधशाला एवं पुस्तकालय थे। ग्रहों एवं ज्योतिष में उसका व्यक्तिगत ज्ञान अत्यधिक था। अकबर के काल में वाराणसी यानी कि बनारस की वेधशाला का निर्माण उसके निर्देश अनुसार हुआ था। अकबर ने एक नवीन कैलेंडर का निर्माण किया जिसे इलाही संवत नाम दिया गया। इसकी शुरुआत उसके शासनकाल के प्रथम दिन से मानी गई। इतिहासकारों के अनुसार तुर्क और मुगल शासकों का समुद्र से कोई संबंध नहीं था। मुगलों ने विदेश व्यापार को महत्व दिया, इसीलिए यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को संरक्षण और समर्थन भी दिया, परंतु वह राष्ट्र के विकास में नौसैनिक शक्ति की महत्ता को नहीं समझ सके। भारतीय शिल्पी जहाज निर्माण जैसे क्षेत्रों में यूरोपीय शिल्पियों की नकल करते थे। भारतीय कारीगर काफ़ी कुशल थे, लेकिन यांत्रिक क्षेत्र में यूरोपीय कारीगर उनसे आगे थे। मुगलकालीन शासकों ने नौसैनिक क्षेत्र में अपेक्षाकृत कम ध्यान दिया था, जबकि यूरोपियन नौसैनिक क्षेत्र में मुगलों से अग्रणी थे। तोपखाने के क्षेत्र में यूरोपीय भारतीयों से श्रेष्ठ थे। मुगल सेना के पास भारी तोपें होती थीं, जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कठिन होता था, तथा उनके पास कुछ हल्की तोपें भी हुआ करती थी। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने मुगल तोपखाने के लिए कहा है कि हल्की तोपें रकाब तोपों की तरह थीं और बहुत अच्छी थी। तो यहाँ देख सकते हैं बारूद रखने का मुगलकालीन ये बर्तन है। यहाँ पर मुगल सेना द्वारा प्रयोग किया गया सिर का लोह टोप। यूरोप में 17वीं शताब्दी में बंदूक का इस्तेमाल होने लगा था, जबकि भारत में 18वीं शताब्दी में बंदूक का प्रयोग आरंभ हुआ। आर्थिक स्थिति कैसी थी? मुगल काल में आर्थिक विकास में और अधिक प्रगति हुई। व्यापार और वस्तु निर्माण का विस्तार हुआ। खेतीबाड़ी में भी सुधार हुए, परंतु यूरोप की तुलना में भारत न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बल्कि अन्य मामलों में भी पिछड़ा ही रहा। माल का ज़्यादातर निर्माण छोटे पैमाने पर ही किया जाता था। मशीनों का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया और कारीगर सरल से सरल औजारों से ही काम करते रहे। नतीजा यह हुआ कि कोई कारीगर चाहे जितना भी कुशल रहा हो, उसकी उत्पादक क्षमता निम्न कोटि की ही रही। 17वीं और 18वीं सदी में दादनी प्रथा का चलन हुआ, जिसके अनुसार देसी विदेशी दोनों व्यापारी कारीगरों को काम करने के लिए थोड़ी बहुत पूंजी दे दिया करते थे और जब वे माल तैयार कर लेते थे तो उनसे ले लेते थे। इससे कारीगर इन लोगों के और भी मोहताज हो गए। इन्हीं परिस्थितियों में अंग्रेजों ने भारत को जीतने और उसे एक उपनिवेश बना देने में कामयाबी हासिल की और अब भारत पूरब का कारखाना होने की बजाय पश्चिम के लिए कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता बन गया। यहाँ पर और भी जानने के लिए है, उस समय भारत में छापे खाने का आविष्कार नहीं हुआ था, किंतु मुगलकालीन लेखनशाला उच्च कोटि की थी। इस समय 8 प्रकार की सुलेखन शैली का प्रचलन था। मुगलकालीन शासकों ने मदरसों एवं मकतबों के माध्यम से शिक्षा पर भी जोर दिया। अकबर ने गणित, खगोल विद्या, आयुर्विज्ञान, दर्शन और तर्कशास्त्र जैसे विषयों के अध्ययन के प्रसार के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। मुगल काल तथा भारत में आलू, कद्दू, टमाटर, मटर, हरी मिर्च, अमरूद, सीताफल उगते ही नहीं थे। ये सब दक्षिण अमेरिका की सब्जियां व फल हैं जो मुगल काल के अंत में यूरोप के व्यापारी भारत लाए, लेकिन सेम, पालक, शकरकंद, तोरई, करेला, लौकी, भिंडी तथा बैगन जैसी सब्जियां और केला, आम, तरबूज, बेर, अंगूर, अनार जैसे फल खूब होते थे। यहाँ पर शब्दावली दी गई है छापा खाना यानी कि प्रेस हम जिसे कहते हैं। ज्योतिष का अर्थ होता है ग्रहों एवं नक्षत्रों के आधार पर की जाने वाली भविष्यवाणी को हम ज्योतिष कहते हैं। स्थापत्य कला, इमारत आदि के निर्माण की कला। दरगाह, सूफी संतों की कब्र पर बना स्मारक उसे दरगाह कहते हैं। तो ये था आपका लेसन 14। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पर इसके क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.